ओके, हम इंटर हो चुके हैं हॉरर शो में और आर्सल का डीजे आप लोगों को पसंद आया होगा। आफ्टर द इंटरवल छोटा सा ब्रेक था और हम चलते हैं हॉरर शो की तरफ। हेलो, चेकिंग 1 2 3। मेरी आवाज़ जिन जिन लोगों को आ रही है काइंडली मेन पर वी एक्सप्रेस कर दें, क्योंकि रोशनी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही। चाइना का नेट ले लो, चाइना 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 का नेट जो कि बिल्कुल सही कनेक्ट हो लेकिन आवाज ना आए। ओके, थैंक यू हैरी भाई, आप भी हमारे साथ हैं। इनको वेलकम करते हैं उर्दू मज़ा लॉबी पे, बहुत ही हमारे प्यारे से राज दुलारे से आरजे हैरी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ उर्दू मज़ल लॉबी। उम्मीद करते हैं सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रात जो है हम आपसे कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हैं जो शेयर करना चाहते हैं जो आज से पहले शायद आप लोगों ने कभी ना सुनी हो, या ऐसे वाक़यात जो जिन लोगों के साथ पेश आते हैं बस
उसके जो राज हैं वो वही लोग जानते हैं। और जब वो हम तक पहुंचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़की जिनका नाम रोशनी है, तो जैसा कि हैरी भाई ने बताया कि रोशनी बीबी का जो नेट है वो शुरू से ही ऐसा है। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि रोशनी का उनके नेट से फड्डा हो गया, और रोशनी जो है, हैरी कह रहे हैं 1 मिनट रुके, मैं बाहर की कुंडी लगा के आऊँ ज़रा, कोई आ ना जाए। हाँ सही है, आप लगा लें। और एक दफ़ा का जिक्र है, जब तक हम रोशनी की स्टोरी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कि उनका एक चाइना का नेट था जिससे उनका बड़ा ज़बरदस्त वाला फड्डा हो गया। और फिर उसके बावजूद भी रोशनी ने हार नहीं मानी, और जब नेट नहीं चला तो उन्होंने उसको चीख कर कुछ इस तरह से नेट को वापस चलाया। अच्छा, ये तो आपने खैर रोशनी की आवाज़ सुनी, जो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और इन्होंने नेट को किस तरह से पीटा होगा आप लोग इस आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर उनका नेट फाइनली चल गया। तो मुबारक हो आपको रोशनी। और फैल्कन ने हमें ज्वाइन किया, फैल्कन को वेलकम करते हैं, हैरी भाई को वेलकम करते हैं। और आप तमाम लोगों ने अपनी अपनी कुंडियाँ जो हैं वो लगा ली होंगी और आ गए होंगे इस वक्त नेट पे सुनने के लिए हॉरर शो को। आप सबका बेहद शुक्रिया। तशरीफ़ रखें और अपने अपने हैंड फ्री अपने कान में लगा लें। और अगर किसी को डर लगे या कोई अचानक स्टोरी सुनते हुए हिल जाए तो समझ जाना भूत नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही स्टोरी सुन के डर लग रहा था। चलते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाकया 2001 का है, जब मैं शादी होकर अपने ससुराल आई। ये घर बहुत पुराने तर्ज का बना हुआ था। एक बड़ा सा सहन, सहन के कोने में एक किचन और एक वॉशरूम था। और दूसरे कोने में 3 कमरे थे। और एक कोने पे जो है वो उर्दू मज़ल लॉबी के तमाम लिसनर्स इस स्टोरी को बैठकर सुन रहे थे। बताती चलूं कि इस घर के बिल्कुल पीछे एक बहुत ही घना जंगल था, और ये एक गांव था। और ये घर भी बहुत कच्चा था, यानी इसकी छतें और जो थीं वो उस पर प्रॉपर लेंटर भी नहीं डले हुए थे, जो छतें होती हैं और शीट्स जो होती हैं। और ना ही कोई आरसीसी थी जो बीम्स होती हैं, बारिश का पानी भी टपकता था। यह कच्चा मकान था। वो जो 3 कमरे थे वो एक साथ थे, और उन पर एक सीढ़ियाँ जाती थी जो सहन से निकलती थी। एक कमरा इन्होंने स्टोर के तौर पर बना रखा था। 2 कमरों में इनकी रिहाइश थी। एक छोटी सी फैमिली थी। गर्मियों के दिन थे, ये लोग सहन में ज़्यादा सोया करते थे, एक स्टैंड वाला पंखा लगा के। पंजाब की सर्दियां तो आपको मालूम ही है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, ये हालात चल रहे थे। अंदर कमरों में सोया नहीं जाता था, तो बाहर ही पंखा लगाकर सोया करते थे। पहले 1-2 दिन तो सुकून से गुजर गए, लेकिन उसके बाद इस घर में कुछ अजीब से वाक़यात होने शुरू हुए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक रात ऐसे ही हम बाहर सहन में चारपाइयाँ बिछाए सो रहे थे। मेरी एक नंद, मेरे ससुर और मेरी सास और मेरे हस्बैंड, सबकी अलग अलग चारपाइयाँ थी। बिल्कुल लास्ट में मैं और मेरे हस्बैंड थे, यानी सेकंड लास्ट पे मैं सो रही थी और लास्ट में मेरे हस्बैंड सो रहे थे। रात को एक पहर आया जब हम लोग गहरी नींद में थे, तो मुझे आवाज़ सुनाई दी कि छत से, कि यानी किसी ने छत से मुंह निकाल कर नीचे सहन में आवाज़ दी है, और उसने कहा है अकरम। अकरम का उसने नाम लिया और मेरी जान निकल गई। मैं नींद में थी, एकदम से बेदार हुई। मैंने बस उसका साया देखा, कोई सहन की तरफ मुंह लटकाया हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने आवाज़ दी और मैं उठकर देखने लगी, तो वो पीछे की तरफ हट गया। लेकिन पुरस्रार बात यह है कि मेरे घर में से किसी को भी कोई असर नहीं हुआ। उसने अच्छी खासी ऊंची आवाज़ में कहा था, अकरम। अकरम मेरे ससुर का नाम है। मैंने अपने हस्बैंड को हाथ से हिलाना शुरू कर दिया। सुनो, छत पर कोई था। और उसने भी ज़्यादा जो है हैरान कुन बात यह थी कि मेरे हस्बैंड, जो कि एक दफ़ा ही हिलने पर ऐसे जैसे कि वो जाग रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा सो जाओ, कुछ नहीं है, ध्यान मत दो। मैं बड़ी हैरान हुई और डरी भी, और उस रात मुझे नींद नहीं आई। खैर, जैसे कैसे दुआएं कलमे पढ़ती सुबह फजर हो गई, और उसके बाद मुझे थोड़ी सी नींद आई, वो भी अंदर कमरे में जाकर। और फिर उससे अगली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ कि रात को एक पहर हम लोग ऐसे ही चारपाइयों में सो रहे थे। मुझे वैसे ही किसी का वजूद महसूस हुआ कि कोई छत से आया है और उसने सहन में आवाज़ दोबारा मारी है, अकरम।
मैं फिर कांप कर उठ गई। मैंने फिर उसकी तरफ देखा तो वो साया पीछे की तरफ छत की तरफ चला गया। मैं बहुत डर गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को दोबारा उठाया। उन्होंने वैसे ही बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा, सो जाओ, कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, उस पर ध्यान ना दो। क्या मतलब ध्यान ना दो? यानी कि इनको कुछ पता है जो ये मुझसे छुपाए जा रहे हैं, और यही बात मुझे खाए जा रही थी। खैर, वो रात भी किसी तरह से करके गुजर गई। मैंने दूसरे दिन अपने हस्बैंड से काफ़ी ज़ोर लगाकर पूछा कि मुझे नहीं पता, मुझे आप बताएं आखिर ये क्या माजरा है। क्योंकि मुझे ये चीज़ खाए जा रही थी कि पूरी फैमिली इतनी बेफिक्र थी, और मैं जिससे बात करती वो यही कहता था कि कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। हालांकि मैंने अपने कानों से सुना था कि कोई छत पर आता है और सहन की तरफ आवाज़ देता है, अकरम। और ये सुनकर मेरी जान जो है वो निकल जाती है। बहरहाल ये चलता रहा। फिर एक रात तेज बारिश होने लगी। हमने फौरन से अपनी चारपाइयाँ उठाईं और अपने अपने कमरों में चले गए। कमरों में जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि कोई छत पर दौड़ रहा है, कभी उधर से इधर, कभी इधर से उधर। एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, और वो आवाज़ फिर से आई, अकरम। वोटेक्स भाई, वो काली रात और वो तेज़ बारिश, और उसके साथ साथ बादल चमक रहे थे, बिजली भी चमक रही थी। और कभी ऐसा उजाला हो जाता था बिजली की रोशनी से सहन में, और फिर वापस अंधेरा हो जाता था। और कभी बादल जब आपस में टकराते थे तो उसका शोर। गर्मी की वजह से कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरा ध्यान बिल्कुल सहन की तरफ ही था। बाहर आवाज़ आती है, अकरम। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो आवाज़ फिर से आती है, अकरम, अकरम। और अकरम की तकरार पूरे सहन में गूंजती रही। ना मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क पड़ रहा था, और ना ही मेरे ससुराल वालों को कोई फ़र्क पड़ रहा था। वो रात बहुत खौफनाक थी, मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। अगर आप इमेजिनेशन करें, वो रात क़यामत की तरह मुझ पर टूटी। मैं बहुत डरती रही। सुबह उठकर मैंने अपने हस्बैंड को बहुत बोला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं तो मेरे घर पर छोड़ आओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरे हस्बैंड ने ये सुनकर कहा कि कुछ नहीं है, बस तुम आयतें वगैरह पढ़ा करो, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़कर अपने ऊपर फूंक लिया करो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आसपास जंगल है, ऐसी मखलूक आ सकती है। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमारे घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हालांकि वो मुझसे नज़रें चुरा रहे थे, मुझे साफ नज़र आ रहा था। खैर, अल्लाह अल्लाह करते वो रात गुजर गई। तजस्सुस में जब मैं सुबह उठकर छत पर गई तो मैंने देखा कीचड़ बन चुका था बारिश की वजह से। और उस कीचड़ में वोटेक्स भाई इतने खौफनाक पाँव के निशान के वो कोई आम इंसान के पाँव के निशान लग ही नहीं रहे थे। हालांकि मैं अपने हस्बैंड की बातें सुनकर एक टाइम ये भी सोचती कि क्या पता ये सब मेरा वहम हो। लेकिन ये पाँव के निशान और किसी के ऊपर से चीख चीख कर बोलना कि अकरम, अकरम, ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता। मैं अपनी जगह पक्की थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ज़रूर इस घर में हो रहा है। इस घर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। खैर, ऐसा कुछ चलता रहा, कुछ ज़्यादा लंबा अरसा नहीं, बस ये मैं कुछ एक हफ्ते के अंदर अंदर की बात ही बता रही हूँ। और अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो लोग ना सुने जिनको डर लगता है। हालांकि इससे पहले भी जो मेरे वाक़यात हुए वो सब बहुत खौफनाक थे। अब जो होने जा रहा था वो इन सब पर भारी था। ऐसे ही एक रात हम सब बाहर चारपाइयाँ रख कर सो रहे थे। वोटिक्स भाई, मैं पूरी पूरी रात आयतें पढ़ा करती थी। मुझे डर लगता था, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात को ऐसे ही लेट के, स्टैंड वाला पंखा चल रहा था और मैं लेट गई थी और सहन में सन्नाटा था। फिर वही टाइम आ खड़ा हुआ। मुझे अंदर कमरे से, जो कमरा हम बंद करते थे, बंद रखते थे, जिसमें सामान वगैरह रखा हुआ था, उस कमरे से आवाज़ आती है और कोई औरत चीख रही थी, और वो मेरे ससुर को कहती है कि मैं तुम्हारा ख़ानदान ख़त्म कर दूँ। और वो बहुत गुस्से में थी। चलती चलती वो बहुत करीब आ गई थी। बहुत पैनिक होने लगी थी मैं। इतने में मुझे एक हाथ लगा, मेरे हस्बैंड का।
मेरे कान के पास आकर कहते हैं कि श्श, पैनिक मत होना, हिलना जुलना नहीं, उसे इग्नोर करो, उस पर ध्यान दोगी वो हमारे पीछे पड़ जाएगी, बस लेटी रहो। बस ये बात सुनकर मेरी जान निकल गई और मेरा दिल कर रहा था यहाँ से निकल जाऊं, यहाँ से दूर जाऊं। ना मैं चीख मार सकती थी और ना ही मैं रो सकती थी, और मैंने कुछ करने की मुझ में हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। मैं बस बेजान पड़ी रही और वो औरत मेरे ससुर के पास खड़ी करीब आती चली जा रही थी और मुसलसल यही दोहराए जा रही थी, अकरम मैं तुम्हारा ख़ानदान ख़त्म कर दूंगी। मेरे ससुर शायद जाग रहे थे लेकिन बेजान पड़े थे। वटिस भाई, वो औरत 3 घंटे मेरे ससुर के सराहने खड़ी रही और बार बार बस वो यही बोले जा रही थी कि अकरम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरा ख़ानदान ख़त्म कर दूँ। बहरहाल एक टाइम आता है कि वो औरत चुप होकर वहाँ से छत की तरफ चलती हुई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, मैंने उसको देखा वोटिक्स भाई। मैंने आंखें बंद करके पड़ी रही और मैं देखती रही कि वो छत से चलती हुई ऊपर जा रही है। लेकिन हाँ, जब खामोशी हो गई तो मैंने उसे जाते हुए देखा। वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और छत पर जाकर कहीं गायब हो गई। उस रात मैंने तय कर लिया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना। सुबह उठकर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में मैंने किया और मैं बहुत पैनिक थी और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब मुझे घर छोड़ कर आओ मेरे अब, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको घर छोड़ आता हूँ। जब वो मुझे मेरी अम्मी के घर लेकर आए तो उन्होंने मुझे एक बात बताई जो कि मेरे सब घर वालों को भी पता है। मेरे ससुर, जिनकी 2 शादियाँ हुई हुई थी, जो पहली शादी हुई थी वो औरत काला जादू करती थी। उसने गुस्से में एक बला काले जादू के ज़रिए मेरे ससुर के ऊपर मुसल्लत कर दी थी, जिससे पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी। इन्होंने घर में कुछ अमल वगैरह तो करवाए थे, लेकिन जिस आमिल ने यहाँ अमल किया था उसने कहा था कि वो औरत तुमको नुकसान नहीं पहुँचा सकती, हाँ डराने ज़रूर आ सकती है। इसलिए तुम लोग उसकी बात का कुछ जवाब मत देना, तुम उसकी बात पर कोई रिएक्शन ना देना, चुपचाप लेटे रहना। अगर दिन में आए तो भी यही करना और रात में आए तो भी यही करना। जहाँ तुमने उसकी बात का कोई रिएक्शन दिया तो वो तुम पर हावी होना शुरू कर देगी। इसलिए वो पूरा ख़ानदान ऐसे बेजान पड़ा रहता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बहरहाल बोटिक्स भाई, ये बात सुनकर मेरा डर और मल्टीप्लाई हो गया कि अब मैं उस घर में कैसे रहूँगी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे बस उस घर से मसला है, मुझे डर लगता है। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुमको तभी लेने आऊँगा जब मैं उस घर को क्लियर करवा लूँगा। कुछ अरसे बाद मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने कहा चलो मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया है, सब मामला क्लियर हो गए हैं। उन्होंने किसी अच्छे साहिब इल्म को बुलाकर वो घर दिखाया और उन साहिब इल्म ने वो घर अपने उस अमल से उस घर को क्लियर कर दिया। अब मैं नहीं जानती उन्होंने क्या अमल किया। बहरहाल वो बहुत ख़तरनाक घर था बुटिक्स भाई, और जो मेरे साथ उस घर में गुजरा टाइम था वो भी बहुत खौफनाक था। आज भी उस घर में रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है ऐसे कोई मामलात मेरे साथ पेश नहीं आते। लेकिन हाँ, जिस दिन बारिश होती है, तेज़ बादल गरजते हैं, वो रात की बारिश, तो मेरा ध्यान सहन में ही होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी कोई ऊपर से आवाज़ देगा अकरम, और मेरी जान निकल जाएगी। तो ये था मेरा एक वाक़या वोटिक्स भाई। आप अपने शो में इसको लाजमी शामिल कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रीमा इनका नाम था, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की, आपका बेहद शुक्रिया। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। टारगेट भाई ने हमें ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। आरजे ब्रो, डर मल्टीप्लाई क्या मैथमेटिक्स चल रही थी, मतलब वो बता रही थी, खैर हो सकता है उन्होंने मैथमेटिक्स की बुक खोली हुई हो, उसमें से देखकर उनको मल्टीप्लाई का वर्ड जहन में आ गया और उन्होंने कहा डर मेरा जो है मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड होने के बजाय। फैसल भाई ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। आरजे, आप दूसरी शादी करने वालों को डरा रहे हैं शायद। नहीं, मैं उनकी सुलह करवा रहा हूँ कि वो पहली वाली में खुश रहें। अच्छा, रेयर ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। और आरजे ब्रो, आपकी कीज़ हिल रही हैं। मेरी कीज़ नहीं हिल रही थी, वो पायल की चलने की शायद आवाज़ थी, वो बंदी जो थी वो आई थी जो डराने, वो ऊपर जा रही थी। एनिमस ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। एंड बहुत सारे लोग आ गए हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया। फैल्कन भाई कह रहे हैं नेक्स्ट स्टोरी।
थैंक यू सो मच फैल्कन भाई, हमारे साथ या हैरी भाई भी हमें सुन रहे थे। और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमको उस्मान ने भेजी है गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम वोटिक्स भाई, मेरा नाम उस्मान है और मैं गुजरात में रहता हूँ। और मेरा काम कुछ ऐसा है कि मैं काम के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ। और जब 3 या 4 दिन बाद मैं घर का चक्कर लगाता हूँ तो घर आते आते रात को काफ़ी टाइम हो जाता है और रात हो जाती है, और रात के तकरीबन 3 या 4 बजे का टाइम हो जाता है। और बताता चलूँ, हमारे घर के साथ एक ग्राउंड है और उस ग्राउंड में कब्रिस्तान है जो कि बहुत पुराना है। हमारे घर की तरफ एक गली भी आती है, लेकिन उधर से मैं बहुत कम आता था। ज़्यादातर जो है मैं ग्राउंड की तरफ से आता था और ग्राउंड में ही अपनी गाड़ी खड़ी करता था। उस दिन भी मैं रूटीन वाइज आया, जहाँ मैं अपनी गाड़ी खड़ी करता था मैंने वहीं अपनी कार खड़ी कर दी। और मेरी आदत थी कि मैं गाड़ी पार्क करके सिगरेट पीता था। मेरी गाड़ी में मैं गाड़ी में बैठकर उस दिन भी सिगरेट पी रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी गाड़ी के पीछे कोई खड़ा है। मैंने गाड़ी से निकलकर बाहर की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन कब्रिस्तान की लाइट्स जो थी वो ऑन थी। मेरी अचानक वहाँ नज़र पड़ी तो गेट के पास कोई खड़ा था और उसने कफन लपेटा हुआ था। वटिस भाई, मैं इन चीज़ों से नहीं डरता था, लेकिन मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है और मैं उसकी तरफ जाने लग गया। और गन मेरे हाथ में थी, जो लाइसेंस वाली गन जो मैं अपने पास रखता था। मुझे लगा कोई चोर वगैरह होगा। आप यकीन करें, मेरा बचपन इसी ग्राउंड में गुजरा था। कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी थी। और जब उसके पास पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके पास से एक बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कि मेरे कुत्ते के पास से आती थी। उसके कफन पर लाल बेग चल रहा था। मेरे पाँव के नीचे से ये सब कुछ देखकर ज़मीन निकल गई और मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी, क्योंकि वो चीज़ मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। हालांकि मेरे हाथ में गन थी और मैं हाँफता हुआ घर वापस पहुंचा। डोर लॉक था, सब घर वाले सो रहे थे और कीज गाड़ी में पड़ी हुई थी। और अब मैं वापस कार की तरफ नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो चीज़ वहाँ मेरा वेट कर रही है। मैंने घर की बैल बजाई और बैल पर हाथ रख दिया। 2 मिनट बाद मेरी वालदा ने गेट खोला और मैं उनके पैरों में गिरकर बेहोश हो गया। और मुझे 2 दिन इतना तेज़ बुखार रहा कि मैं क्या बताऊं। और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने घर वालों को सारी स्टोरी सुनाई। और अब भी मैं घर अगर लेट आऊँ या लेट हो जाऊँ तो मैं गली वाली तरफ से घर आता हूँ। पहले ग्राउंड की तरफ से आता था, बट जब से ये वाकया हुआ उसके बाद मैं गली की तरफ से अपने घर आता हूँ। और मैं दिन हो या रात हो कभी उस ग्राउंड में नहीं गया दोबारा। उम्मीद करता हूँ आपके लिसनर्स को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। इतनी ड्रॉनी नहीं लगी, लेकिन उस वक्त मेरे हालात ख़राब थे और मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी। एंड थैंक्स उस्मान भाई, आपने हमसे अपनी स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं हम एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मोटिक्स भाई, मैं 8 क्लास के फाइनल एग्ज़ाम से फ्री हुई थी। रमज़ान मुबारक का मन चल रहा था, जो कि आपको पता है कि अभी आने वाला भी है। तो हम बहन भाई रोज़ इशा और तरावी नमाज तरावी की जो नमाज थी अपने घर की साथ वाली मस्जिद में पढ़ने जाते थे। और हमारे साथ हमारे नेबर्स के बच्चे जो सब हमारे दोस्त भी थे वो भी हमारे साथ होते थे। हम गर्ल्स के लिए मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पर अलग से हॉल था नमाज पढ़ने के लिए, और बॉयज़ के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मस्जिद का जो फ्लोर था वो था। वहाँ पर बॉयज़ नमाज पढ़ा करते थे। फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ और दरवाज़ा गली में था, जो कि अलग सेपरेट हुआ था। तो हम डेली नमाज पढ़ने के बाद सब लड़कियाँ खेलने लग जाती थी, और वो भी हम सब औरतों के जाने के बाद खेला करते थे, ताकि उनको डिस्टरबेंस ना हो। हमें बहुत मज़ा आता था और बचपन था, इतनी समझ बूझ भी नहीं थी। एक दिन ऐसे ही हम नमाज से फ्री होने के बाद सब औरतों के जाने का वेट करने लगे। जब सब चली गईं तो हमने खेलना शुरू कर दिया। क्योंकि बॉयज़ की नमाज़ काफ़ी लेट ख़त्म होती थी, मौलवी साहब बहुत लंबी सूरतें पढ़ते थे नमाज में, और तरावी भी पूरी 20 पढ़ाते थे। तो हम गर्ल्स अपने भाइयों का वेट करते थे और उनके साथ ही घर वापस जाया करती थी, वो भी उनकी नमाज़ ख़त्म होने के बाद। इसलिए हम बोर ना हो जाएं
और करने को कुछ नहीं होता था तो हम कोई ना कोई गेम खेलना शुरू कर देते थे। तो उस दिन भी हम बहुत ऊंचा ऊंचा हंस रहे थे और साथ साथ खेल भी रहे थे कि अचानक हॉल के पास एक रूम के एक डोर की ज़ोर ज़ोर से हिलने की आवाज़ आई। जब हमने आवाज़ को नोट किया जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, तो हमने देखा कि डोर के बाहर से लॉक लगा हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है, लेकिन कोई अंदर से उस डोर को हिला रहा है ताकि गेट खुल सके। जैसे अंदर से कोई डोर के हैंडल को पकड़कर उसको खोलने की ट्राई कर रहा हो और उस डोर को बाहर की तरफ धक्के दे रहा हो। वो डोर प्रॉपर मूवमेंट कर रहा था। हम सब लड़कियां एकदम से सहम गईं और साइलेंट हो गईं और हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं उस हिलते हुए दरवाजे को देखकर। आखिर इसके पीछे कौन है, क्योंकि वो रूम तो खाली रहता था, वहाँ तो कोई भी नहीं रहता था। खैर, उसके बाद हम फौरन से नीचे आ गए और ये सब देखकर और गली में खड़े होकर भाइयों का वेट करने लगे, वो जल्दी से आए और हम यहाँ से चले जाएं। जब भाई मस्जिद से बाहर आए तो वो परेशान हो गए और पूछने लगे, आप सब यहाँ नीचे क्यों खड़ी हैं अकेले इतने अंधेरे में? तो इतनी रात में हम सब ने उनको जब वजह बताई तो वो सुनकर वो भी डर गए। उस दिन के बाद से हम से कोई लड़की जो है वो मस्जिद नहीं गई। हम घर में ही नमाज पढ़ने लग गए। अगले दिन जब सब पड़ोसियों और लड़कों ने जब मस्जिद में गए तो इमाम साहब को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है कल हमारी गली की लड़कियों के साथ ऊपर तो और उनको डोर हिलने की आवाज़ आई है। तो उस पर इमाम साहब ने कहा कि वहाँ पर नेक जिन्नात रहते हैं और हम इंसानों के साथ वो लोग भी नमाज अदा कर रहे होंगे। उन गर्ल्स के शोर शराबे की वजह से उन जिन्नात की इबादत में खलल पैदा हो गया था और वो गुस्सा हो गए होंगे, बट वो बुरे जिन्नात नहीं हैं और ना ही वो उनका नुकसान करेंगे। हमें उनकी इस बात पर यकीन नहीं आया, बिकॉज़ हम समझते थे कि मस्जिद में तो जिन्नात नहीं होते, क्योंकि वहाँ कुरान शरीफ रखे होते हैं और वो एक इबादत करने की जगह है। और हमको तब यकीन हुआ जब मेरे नेबर के साथ ऐसा कुछ हुआ। वो आलिमा बनने का कोर्स कर रही थी गर्ल्स के मदरसे में। वहाँ उनका कोर्स कंप्लीट होने ही वाला था जब एक रात वो नमाज के लिए अपने रूम से निकलकर वॉशरूम गई तो अचानक लाइट चली गई। वो बहुत बहादुर हैं, उनको अंधेरे से डर नहीं लगता। उन्होंने वज़ू किया आराम से और वो अपने रूम में आ गई। उस दिन सब गर्ल्स छुट्टी पर गई हुई थी, सब अपने अपने घर पर मौजूद थे और उधर मदरसे में सिर्फ 3 लड़कियां रह गई थीं, जिसमें से मेरी एक पड़ोसी भी थी और वो बहुत प्यारी भी थी। उस लड़की ने नमाज के लिए जानमाज उठाई और उसने देखा कि रूम के डोर के पास एक लड़का जो काले लिबास में था उस लड़की को देखकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका फेस बहुत वाइट और रेड था। वो उसे देखती ही रह गई और पलकें झपकाना ही भूल गई और 2 मिनट तक स्टिल खड़ी रही और देखते ही देखते फिर वो लड़का गायब हो गया। मेरी पड़ोसन ने वो आंखें बार बार बंद करके खोलना शुरू कर दी, लेकिन वहाँ उससे कोई लड़का नज़र नहीं आया। वो बहुत हैरान हुई कि आखिर ये क्या माजरा है और क्या मैं जागती आंखों से ख्वाब देख रही थी या ये सब बस मेरा वहम था। नमाज पढ़ने के बाद वो लड़की सो गई और ख्वाब में उसको वही लड़का दिखा जो रूम के पास खड़ा हुआ था और वो लड़का कहने लगा कि मैंने तुमसे दोस्ती करनी है। वो खुश भी थी और हैरान भी। और इसी दौरान कुछ दिन के बाद वो भी छुट्टी पर आ गई और हमें ये सारी कहानी सुनाई। उनकी बड़ी सिस्टर भी आलिमा का कोर्स कर चुकी थी। उन्होंने बताया कि नेक्स्ट टाइम मदरसे में आयतल कुर्सी का विर्द करती रहना और हर वक्त पाक रहना, क्योंकि वहाँ बहुत जिन्नात होते हैं। और ये बात सच है। और हमारे मदरसे में भी, और वो एक मेल जिन है, उसने जितना जितना हो सके उससे दूर रहना, क्योंकि उसकी बाजी को इस जिन के बारे में खबर थी। और हर वक्त हिसार में रहना, ये आशिक हो जाएं तो जान नहीं छोड़ते। ये मेरी एक बचपन की स्टोरी थी जो मैंने आपसे करी है और सोचा कि मैं आपको सुनाऊं। और मैंने इन्होंने जो है अपना नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया। तो आई होप आप लोग को ये स्टोरी जो है पसंद आई होगी और आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हो। अम, रात का टाइम है और ज़रा सी भी आहट आपके कमरे में हो या आपके रूम में कोई भी चीज़ नीचे गिर जाए तो हमारा ध्यान सीधा वहीं जाता है कि कोई हमारे अलावा भी हमारे कमरों में मौजूद है।
फैल्कन कह रहे हैं आरजे ये वाली ज़्यादा अच्छी। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं एक और शॉर्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मोटिक्स भाई, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं सिंध बदीन से हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक पेश आने वाला वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और वाक़या कुछ यूँ है कि रात के 2 बजे का टाइम था। मैं अपने घर जा रहा था। मेरा घर रोड के करीब था और उस रोड के साथ ही एक कब्रिस्तान था। मोटिक्स मैं पहले तो जल्दी अपने घर चले जाया करता था, लेकिन उस रात हमारे गांव से थोड़ा दूर एक और गांव, उसमें मेरे एक दोस्त की शादी थी। तो जब मैं वहां से आते हुए वापस घर जा रहा था तो मुझे तकरीबन रात के 2 बज गए थे। जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बंदा कब्र से लाश निकाल रहा था। मैं जैसे ही ये मंज़र देखता हूँ तो मुझसे आगे चला नहीं जा रहा था। वो लाश एक औरत की थी और वो कफन में लिपटी हुई थी और वो बंदा उस लाश को दूध से नहला रहा था। ये मंज़र देखते ही मेरी चीख निकल गई और वो मंज़र देखते ही मैं वहीं बेहोश हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि कब्रिस्तान में रोड के पास था, मेरी मेन रोड के पास था। और मेरी सुबह जब आँख खुली तो मैं अपने घर पर अपने बेड पर मौजूद था। असल में मेरे गांव के कुछ लड़के मेरे पीछे पीछे शादी से उसी रास्ते से मेरे पीछे पीछे वापस अपने घर आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा कि मैं बेहोश पड़ा हूँ तो मुझे घर पहुँचा दिया। मैंने अपने घर वालों को ये वाक़या बताया। उस दिन मेरे अब्बू एक मौलवी साहब के पास मुझे लेकर गए। उन्होंने मुझ पर पढ़ाई की और दम वगैरह किया और वो मौलवी साहब कहते हैं कि वो बंदा काला इल्म कर रहा था। ये वाक़या 2017 का था। उस दिन के बाद से मैंने 5 साल में उस बंदे को कभी नहीं देखा। तो ये थी मेरी एक लाइफ में पेश आने वाला खौफनाक वाक़या जो शादी से मेरे घर आते हुए पेश आया था। यहाँ पर बढ़ते चले हम। एमिन ने हमें ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं एक और स्टोरी की तरफ। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, अस्सलाम वालेकुम मोटिक्स भाई, कैसे हैं आप? जहाँ हम रहते थे वो हमारा अपना घर था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। मेरी 3 और बहनें हैं और मैं एक भाई हूँ। अम्मी बताती हैं कि जब हमने ये घर लिया उस वक्त तुम सिर्फ 15 दिन के थे और इस घर में आते ही तुमने रोना शुरू कर दिया था और मेरी बहन की हालत ख़राब हो गई। उनकी फुल बॉडी पर खारिश होने लगी, यानी खुजली होने लगी। और हमने डॉक्टर को बुला लिया और उनको दिखाया, पर मेरी बहन सही नहीं हो पा रही थी। 2 दिन बाद आराम आया है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर कुछ अजीब सा होने लगा। हुआ ये कि हमारा सहन काफ़ी बड़ा है। एक दिन हम सो रहे थे तो हमें आवाज़ आती है मेरी साइकिल चलने की। मेरी साइकिल कोई चला रहा है और वो साइकिल बहुत तेज़ी से कोई चला रहा था। जब हम हमारे सहन में चुपके से देखते हैं तो हमारी साइकिल तेज़ तेज़ चल रही थी। हम वो देखकर बहुत शॉक्ड हो गए और फिर हमारे घर की लाइट चली गई। कुछ सेकंड्स के बाद वो दोबारा आ जाती है लाइट और कुछ सेकंड्स बाद वो दोबारा चल जाती है। फिर से जब दोबारा लाइट चली जाती है, अब मुझे नहीं पता कि ये काम इलेक्ट्रिसिटी वाले कर रहे थे या किसी और मखलूक का काम था, लेकिन हमारी लाइट कभी जाती कभी आ जाती थी। फिर हम लोग डर के मारे सो गए। फिर उसके अगले दिन दीवारों में से खून आना शुरू हो गया। रातों में या तो कोई नल खोल देता पानी का या फिर हमारी साइकिल चलाता। जब हम सुबह उठकर देखते तो ज़मीन पर छुरियाँ पड़ी हुई होती थी और नींबू पड़े हुए होते थे। फिर हमने एक आमिल बाबा को बुलवाया तो उस आमिल बाबा ने हमको एक कील दी घर में लगाने के लिए, लेकिन हमारे अब्बू ने वो कील टेढ़ी मेढ़ी ठोक दी और वो जो मखलूक थी उस घर में वो हमारे सामने आने लगी। उससे हमें इतना डर लगता था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि हम पर वो उस वक्त क्या गुजरती थी। हमारा एक ड्राइंग रूम हुआ करता था जहाँ पर हम खाना खाया करते थे और कभी कभार कुछ बातें किया करते थे। तो वहाँ पर हमें लगने लगा कि बहुत सारे लोग हैं, पूरी फैमिली है और जैसे वहाँ पर कोई खेलता है। वहाँ पर जैसे लोग बैठते हैं और उनके बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं। समझ लेने भाई के पूरी फैमिली का वहाँ बसेरा था उस घर में। हमने बहुत कोशिश की लेकिन बिला आखिर हमने फैसला किया कि हम इस घर को छोड़ दें। तो बिला आखिर हमने वो घर छोड़ दिया और हमें छोड़ना ही पड़ा। तो फिर ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लाजमी शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोगों ने इस स्टोरी को लाइक किया होगा और जितने लोग हमारे साथ रहे इस स्टोरी के दौरान आप सबका बहुत शुक्रिया इस शो में बने रहने के लिए। ये वाक़यात बज़ाहिर तो हमें कभी कभी ऐसा लगते होंगे कि मजाक है, लेकिन जिनके साथ होते हैं उनकी असल वैल्यू वही जानते हैं
और मैं दुआ यही करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको इन तमाम वाक़यात से, इन तमाम मखलूक़ात से महफूज रखे, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन हॉरर शो इन यूएमएल। रोशनी आपका बेहद शुक्रिया, जालिमा आपका भी शुक्रिया, बेया का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आरसल बट आपका भी थैंक यू, हसल ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम एंड थैंक यू दोनों कहते हैं। पाकिस्तानी का भी शुक्रिया और उनको वेलकम कहते हैं। जालिमा आपका भी बेहद शुक्रिया, हैरी भाई का भी शुक्रिया एंड जितने और लोग हमें सुन रहे हैं, मैं जिनका टारगेट भाई थे उनका भी बहुत शुक्रिया एंड गेस्ट भाई थे उनका भी बहुत शुक्रिया एंड अगर कोई रह गया है तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरीज पसंद आई होंगी। जालिमा कह रही है आज आप खुद सोचते हैं 15 दिन के बच्चे की साइकिल, 15 दिन के बच्चे की साइकिल तो वो उनके बच्चे चला रहे होंगे ना, वो भूत थोड़ी चला रहा होगा उसमें बैठ के, आ ही नहीं सकता वो। थैंक यू सो मच फैल्कन, आपका भी बहुत शुक्रिया और अब नेक्स्ट वीकेंड पे मुलाकात होगी नई हॉरर स्टोरीज के साथ। वजूद ने ज्वाइन की, इनको वेलकम करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सबको इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे, आमीन। In truth, it was I who was betrayed. Still I am hunted. Still I am hated. Now my blind eyes see what others cannot. Sometimes the hand of fate must be forced. Oppose us.